वो हम पढ़ रहे थे बेटा, एडेप्टेशंस बाय द प्लांट्स, एडेप्टेशन। एक यहाँ पर टर्म और लिखी जाती है बेटा, जो बड़ी कॉमन है और बड़ी अच्छे से यूज की जाती है, लाइक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मैं लिखता हूं यहां पर, इन एडेप्टेशंस को आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोला जाता है। डिवाइसेस थोड़ा आपका मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, ठीक है, ये नेचुरल से कम रिलेट करता है, बट बेटा जैसे आपका मोनोशियस होना प्लांट का, डायोशियस होना प्लांट का, ठीक है, और डिकोगैमी जो हमने पढ़ा, ये जो सारी चीजें हैं, दीज आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की तरह काम कर रही हैं। मतलब जो प्रमोट करे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होंगी, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन और इनहिबिट करे या प्रिवेंट करे, इनहिबिट सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप उसमें ऐड करें अपने स्टार्टिंग में, ठीक है। सो एडेप्टेशंस की जितनी की हमने बात कर रहे हैं, दीज आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लाइक मोनोशियस प्लांट, ठीक है बेटा। मोनोशियस प्लांट्स में क्या होता है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं होते, एक ही प्लांट पर दो फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। और लेकिन वो गिटिनोगैमी को प्रमोट करता है, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, ऑटोगैमी को स्टॉप करता है, तो वो भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की एडेप्टेशन में काउंट होगा, ठीक है। और फिर डायोशियस प्लांट था, डायोशियस प्लांट तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, इसके भी हमने एग्जांपल्स लिखे थे, इस पे भी हमने एग्जांपल्स लिख चुके हैं हम, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हम दो डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फिर अपना तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था बेटा डिकोगैमी, ठीक है। डिकोगैमी में मैंने आपको प्रोटेंडरस और वो सारी चीजें भी बता चुका हूं। डिकोगैमी हमने डिस्कस किया था, मतलब जो मेल और फीमेल के पार्ट्स हैं वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो जाए, ठीक है। तो प्रोटेंडरस होता इसमें, देख चीज तो, और मैंने एंड्रस बस बताया था आपको, एंड्रॉइड से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा था बेटा प्रोटोगाइनस, ठीक है। These are all about related to the adaptations of the plant. Now we move forward, ठीक है बच्चे, इतना हमने हल्का सा पीछे से रिलेट करा है इसको। अब इसके बाद और क्या चीजें होगी बेटा वो हम देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अ फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको आज हम देखेंगे बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी एक अडेप्टेशन है जो प्लांट्स ने की है, और जिससे क्या होता है कि प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे पाते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो आज हमें देखना है सबसे पहले सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो बेटा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पहला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में आता है बच्चे मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। मतलब कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल ऐसे चेंजेस करे जिससे क्या हो रहा है बेटा कि अब प्लांट केवल क्रॉस पॉलिनेशन को ही एक्सेप्ट करे, सेल्फ पॉलिनेशन को
नहीं एक्सेप्ट करे। समझ आ रही है बेटा बात? एक एग्जाम्पल है जिसमें हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्राइमरोज का, ठीक है। इवनिंग प्रिमरोज आपने नाम सुना होगा, उसका एग्जाम्पल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। देखेंगे बेटा क्या होता है इसमें, दो फॉर्म होती हैं। देखो पहले क्या हुआ, लाइक दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब बेटा स्टिग्मा यहां है और पोलन्स थोड़े छोटे रह जाए, एंथर वहां तक पहुंच ही ना पाए। ठीक समझ आ रही है मेरी बात? सो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में किसी ना किसी क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। और चांसेस भी कम होंगे कि इसका पोलन यहां से यहां तक पहुंच जाए, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस थोड़े कम हो गए। बात समझ में आ रही है सर बेटा? नेटवर्क तो बहुत दिस खराब इज है द सर, बिल्कुल ब्लर आ रहा मॉर्फोलॉजिकल है। अडेप्टेशन, और इसको बोलते हैं पिन टाइप। इसको नाम दिया गया है पिन टाइप, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा, इसके बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट क्या हुआ, लाइक दिस इज द स्टेग्मा, अब इस बार बेटा उसने प्लांट ने क्या करा, एंथर्स को बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, मतलब स्टिग्मा की रेंज से काफी ऊपर ले गया बच्चों, ठीक है। ऐसा भी प्लांट कर सकता है और ऐसा भी प्लांट कर सकता है। these two are formed in the primrose, ठीक है। सो these are morphological self incompatibility, ठीक है। इनकम्पैटिबिलिटी बट समझना बेटा, कंपैटिबिलिटी मतलब एक तरह से चीजें एकदम से अनुसार बैठ जाना, ठीक है। मेरा आपका बहुत अच्छे से एक कंपैटिबिलिटी बन गई, एक हमारा रिलेशन बढ़िया बना, ठीक। इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड लग गया, मतलब दोनों में अच्छे से रिलेशन नहीं बन पा रहा, ठीक। तो सेल्फ अपने आप में इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, इसके पोलन यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ही, इसके पोलन तो यहां तक पहुंच पाएंगे, बचेंगे सर ये तो जा सकते हैं, जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा चांसेस की। क्या बेटा बोर्ड साफ नहीं दिख रहा क्या? जस्ट अ सेकेंड, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? नवदीप, नवदीप बेटा अपना कनेक्शन चेक कर एक बार। सर कनेक्शन ओके है सर, ब्लर आ रहा है सर, बार बार बीच बीच में साफ हो रहा सभी है, एक बच्चों को सेकंड के क्लियर है लिए फिर। नवदीप? ठीक है सर, मैं एक बार जॉइन लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखता हूँ सर। यहाँ पर कनेक्शन भी बहुत बढ़िया है बेटा, एक बार अपना कनेक्शन चेक कर। सर लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर। चलिए मैं थोड़ा और बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। मैं और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज द पिन टाइप, और इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज थ्रूम टाइप। थ्रूम टाइप, THRUM, थ्रूम टाइप, पिन टाइप एंड थ्रूम टाइप। इसमें क्या होता है कि पोलन्स, पोलन्स बेटा इतनी ऊपर हो गए कि हवा से फिर दूर दूर जाकर स्प्रेड हो जाएंगे, यहां तक आने के चांसेस कम है, ठीक है। दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक सभी को? यहां लिख सकते हैं बेटा शॉर्ट स्टेमन, स्टेमिन छोटा हो गया, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं शॉर्ट स्टाइल, स्टाइल छोटा हो गया। मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पहला हुआ। दूसरा आएगा बेटा इसके बाद, हो जाए तो मुझे बताना, फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पहले था मॉर्फोलॉजिकल, इस बार है बच्चे फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जस्ट वेट। इसको रब कर दूं बच्चों? बेटा पिंक करो जरा। ओके बच्चों, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं थोड़ी इंक कर लेता हूं। चलिए मैं इधर की साइड ही समझाता हूं तो क्लियर थोड़ा ज्यादा होता है, उधर थोड़ा फ्लैश का आता है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये रहा आपका फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उसकी फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गए। ठीक है, फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गए। ठीक है बेटा, तो पहला समझेंगे, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। फिजियोलॉजी में अगर चेंजेस होते हैं 2 टाइप होते हैं बेटा, देखो मेरी बात को समझना। ये स्टिग्मा है, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चे, यहां पर पोलन्स आकर, ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन्स गिरा, पोलन ग्रेन अंदर गया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई, बट जैसे ही पोलन ट्यूब स्टाइल में पहुंचा, मिडिल में, इसके मिडिल में पहुंचा, तब क्या हुआ, पोलन ट्यूब बेटा यहां पर जाकर ओवरी से पहले ही स्टाइल में ही पोलन ट्यूब स्टॉप कर गई। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब स्टॉप, कुछ ऐसे चेंजेस हुए यहां पर, ठीक है, इसके अंदर कि पोलन ट्यूब अब ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक, तो एक तरह का तो बेटा इनकम्पैटिबिलिटी ये होता है, इसे बोलते हैं वेट स्टिग्मा। वेट स्टिग्मा। और ये जो कंपैटिबिलिटी होती है बच्चों, ये कंपैटिबिलिटी एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल की वजह से हो रही है, ठीक है, स्टाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं SSI, मतलब स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, और शॉर्ट फॉर्म में SSI लिखा जाता है। अगर बेटा मेरी बात समझना, देखो, अगर कंपैटिबिलिटी फीमेल मतलब स्टिग्मा टिश्यूज या स्टाइल के टिश्यूज की वजह से कोई कंपैटिबिलिटी हो रही है, इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसको बोला जाएगा स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। समझ आ गई बात? क्लियर है यहां तक? ठीक है, और इस केस में ज्यादातर स्टिग्मा वेट होता है, स्टिग्मा सही होता है, पोलन ट्यूब भी ग्रोथ हो जाती है, बट ये अंदर जाकर ग्रोथ पोलन ट्यूब की नहीं हो पाती। ये जो मैं बता रहा हूं आपको पोलन ट्यूब वगैरह, ये जब आप पोलन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझे, ठीक है, पोलन ट्यूब बनने से को रोक लिया जाता है। ठीक बेटा, दूसरी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी आती है जिसमें स्टिग्मा बेटा ड्राई स्टिग्मा होता है। इसमें पोलन ग्रेन्स ही नहीं जर्मिनेट कर पाता। लाइक ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है। अब इस पे पोलन ग्रेन्स अगर गिरा है, पोलन ग्रेन्स यहां पर गिरा है, ठीक है, मान लो यहीं से पोलन ग्रेन यहां पर गिरा है, ठीक है, जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, स्टिग्मा ड्राई है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स
नॉट जर्मिनेट, ठीक है। और इस तरह की नॉन स्टिकी, हाँ नॉन स्टिकी कहते हैं बेटा, बिल्कुल ठीक। इस तरह की कंपैटिबिलिटी बिकॉज इसमें पोलन ग्रेन्स की वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, इसे बोलते हैं बेटा गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक गैमेटोफाइटिक इनकम्पैटिबिलिटी मतलब GSI, ठीक है बेटा, GSI गैमेटोफाइटिक्स। GS मैंने लिखा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, इसमें भी बेटा स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, GIC सेल्फ, या सेल्फ भी लगा लेना आप वर्ड चाहे, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ की बात हो रही। किसी बच्चे को यहां तक अभी कोई डाउट? नवदीप कहाँ है? नवदीप समझ आ रहा है? दिख रहा है ना आप? क्लियर? ऊपर नहीं दिख रहा है सर। ओके बच्चे, ओके ओके ओके। अब इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी ब्रेसिक एसिड नेटवर्क इश्यू सर नॉट नो क्लियर। इसी का बेटा अभी तो आपकी तरफ से क्लियर था, आप देखो तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो जरा, ये जो होता है बेटा ब्रेसिकेसी फैमिली में, एक बस पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ब्रेसिकेसी फैमिली में ज्यादातर ये वाला इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलता है। और लेग्यूमिनेसी वाली जो फैमिली होती है ना, सोलेनेसी लिखना, सोलेनेसी लिलिएसी में ये मिलेगा आपको देखने। ड्राई स्टिग्मा रिपीट करता हूं मैं, देखो मेरी बात सुनो। इसमें क्या हुआ बेटा कि पोलन ग्रेन, हाँ एक मिनट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, ठीक, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाता, तो ये इसे बोलते हैं ड्राई स्टिग्मा। स्टिग्मा में ऐसी कोई चीज ही नहीं पड़ी होती जो वो जर्मिनेट करने को मौका दे, और पोलन ग्रेन खुद ही नहीं जर्मिनेट कर पाता, इसे बोलते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस वाले केस में क्या था, स्टिग्मा वेट था, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करा, बट स्टाइल में आकर जब स्टाइल में पहुंचा बेटा, तब पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टॉप हो गई। कुछ चेंजेस ऐसे हुए, क्या चेंजेस होते हैं वो अभी हम बताएंगे, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा दोनों के बारे में। ये जेनेटिक जीन्स पे बेस होता है, ठीक है, ये चेंजेस जीन्स पर होते हैं बेटा, वो हम समझेंगे अभी। तो बड़ा सिंपल है, इसे स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे, इसे गैमेटोफाइटिक। ये ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को मिलता है, ये सोलोनेसी और लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपनी तरफ से और लिख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी तक क्लियर है बच्चे आप सबको? नवदीप बेटा तेरा नेटवर्क इशू है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में और क्वालिटी में, एक बार तू देख जरा। चलिए मैं अभी इसको रब करता हूं। चलो मैं डार्क मार्कर यूज करूंगा अब, ठीक है, ब्लैक मार्कर यूज करता हूं बेटा, एक ही तरह का मार्कर यूज कर रहा हूं, केवल ब्लैक मार्कर, ठीक है। अब बेटा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन क्या है वो देखेंगे हम। ये जो फिजियोलॉजिकल थी ना अभी, फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन क्या हुआ, अभी जो हमने पढ़े हैं बेटा फिजियोलॉजिकल, दो तरह के पढ़े हमें, इसका रीजन क्या था? इसका रीजंस है जेनेटिक, जेनेटिक्स पर बेटा बेस है बेटा इसका रीजन क्या, समझेंगे जरा। मान लो एक प्लांट होता है, एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, ये जो जीन्स होती हैं इसमें, ये मल्टीपल एलील्स की तरह काम करती हैं। ये इनकम्पैटिबिलिटी वाली जो जीन्स हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाली, इसकी जो जीन्स है बेटा, उसमें
मल्टीपल एलील्स होती हैं। मल्टीपल एलील्स आप समझते हैं, शायद ना समझ पाए अभी, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे हम। ठीक है बेटा, इतना समझो आप पहले। मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, जीन्स के हमेशा दो एलील होंगी, एक ये एक उसके विपरीत। ठीक है, एक बड़ी हो सकती है एक छोटी हो सकती है, और अगर दो एलील से ज्यादा भी किसी जीन्स में एलील हो तो वो मल्टीपल एलील्स में माना जाता है। ठीक है, तो वो हम समझ लेंगे आगे। ये बेटा मल्टीपल एलील्स का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे इसमें जो जीन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, एस जीन। और बेटा ये कई तरह से होती है, S1, S2, S3, S4, S5 तक भी होती है। ठीक है, अब देखो जरा मेरी बात को समझो। मान लो किसी एक प्लांट में S1 और S2 जीन है। ठीक है, इस प्लांट के पोलन्स थे। ठीक, दूसरा प्लांट है बेटा, उस प्लांट में ये जो जीन थी उसमें भी S1 और S2 थी। ठीक है, इस प्लांट का क्या था, इस प्लांट से पोलन, ये मेल प्लांट है, ऐसे लिखो, पोलन छोड़ो, मेल प्लांट, और ये फीमेल। ठीक, ऐसे समझे आप। तो अगर दोनों की जीन सेम दिख रही है, ठीक, अब जब फ्यूजन होगा उस टाइम पे क्या होगा, जब देखेंगे एलील्स दोनों की सेम है, S1 S1 S1, तो नेचुरली इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये इसके पोलन्स को ये वाला प्लांट एक्सेप्ट नहीं करेगा और हो जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबल। बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब देखो मेरी बात को फिर दोबारा से समझेंगे। अगर इनके पास जीन सेम है, दैट मींस मान लो ये पोलन है, ये पोलन है, और ये आपका ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एग लिख लेता हूं मैं। तो प्लांट को ये पता चल गया, वो समझ गया कि भाई दोनों की एलील सेम है, इसका मतलब दोनों का जो स्पीशीज है वो सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब पोलन जो आया है उसके पास वो या तो उसी के प्लांट का है या उसी की सेम स्पीशीज से आया हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। तो वो क्या करेगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर देगा, उस प्लांट से फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यहां तक बात समझ में आई बेटा मेरी? समझ में आई बेटा यहां तक? हाँ, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, देखो बेटा, ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है इसको जीन कंट्रोल करती है एस जीन, और इस पे मल्टीपल एलील्स होती हैं, 4-5 तक जाती हैं, 3-4-5। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक प्लांट है, ठीक है, उसके पास क्रोमोसोम में S1 और S2 जीन थी, और वही सेम जीन S1 एंड S2 दूसरे प्लांट पर भी थी। इसका मतलब ये वाले प्लांट का जो मतलब पोलन्स, पोलन्स के अंदर होगा ना ये चीजें, ठीक है, पोलन्स जो जा रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये समझ गया है, मतलब दोनों का ओरिजिन सेम प्लांट से हुआ है। ठीक है, स्पीशीज बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक, और क्रॉस पॉलिनेशन का काम क्या होता है कि वेरिएशंस को प्रोड्यूस करना, तो यहाँ वेरिएशंस तो कम हो जाएंगे ना, तो इसलिए ये समझ जाता है और यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर देता है। अब दूसरे केस में सुनो, अगर बेटा S1 और S2 है एक में, और दूसरे प्लांट में S3 और S4 है, तो बेटा कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, नो सेल्फ इन कंपैटिबिलिटी। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा, इस वाले पॉइंट से अब क्लियर हुआ होगा एग्जैक्टली प्लांट चाह क्या रहा है। ठीक है, मान लो एक पोलन में जो था उसमें एलील्स थी S1 S2, ठीक है, और दूसरे में थी S3 S4। ठीक, अब दोनों के वेरिएशंस अलग अलग हो गए, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी ही नहीं, वो आराम से फर्टिलाइजेशन करा देगा। भाई यही तो चाहिए उसे। ठीक, वो समझ गया कि तेरे पास जो पोलन आया है वो तेरे प्लांट का नहीं, क्योंकि इसकी एलील्स डिफरेंट है, तेरे जो तेरे पास जो फीमेल पार्ट है उसकी एलील से। समझ आया बच्चों? समझ आया? ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है, क्या? थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं, वैसे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है।
मान लो S1 S2 है और दूसरे में है S2 और S4, तो S2 और S2 तो सेम हो गए ना, तो ये कंडीशन होगी हाफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हाफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कुछ हद तक फर्टिलाइजेशन होने की उम्मीद होगी बट हो नहीं पाएगा। ठीक है, मान लो फर्टिलाइजेशन से पहले ही कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर देगा और फ्यूजन नहीं हो पाएगा। हाफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। समझ आया बच्चों? बेटा किसी बच्चे को डाउट कोई? ओके अर्नब, ओके बेटा, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमने दो पढ़े, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जीन जेनेटिकली बेस्ड होता है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल बेटा मॉर्फोलॉजी के होता तो वो भी जीन्स के पर डिपेंड है, बट वो मॉर्फोलॉजी से देखा जाता है, और ये इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर दूं। चलिए पहले बीच का रब करता हूं। ये सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस माने जाएंगे बेटा, सारे के सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट है, ये चौथा या पांचवा था, अगला है बेटा हर्कोगैमी। ठीक है, हर्कोगैमी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा छोटा सा पॉइंट है, नॉट टू लार्ज। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, किसका एग्जांपल था बेटा? कैलोट्रोपिस का। ठीक है, कैलोट्रोपिस में क्या था? पॉलिनिया बन रहे थे, ये डायग्राम हम बना चुके हैं। ठीक है, इस तरह का था पॉलिनियम। ठीक, सो इस पॉलिनियम में बेटा क्या था? ये पोलन था इसके अंदर, और ये जो है बेटा इसकी कवरिंग, दैट इज द मैकेनिकल फिजिकल बैरियर। ये एक बैरियर था बेटा, तभी तो ये फिर अपने आप से अपने प्लांट के स्टिग्मा, मान लो स्टिग्मा यहां पर प्रेजेंट है इसका, उससे फ्यूज ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज दोनों को कवरिंग कर रखा है। ठीक है, तो हर्कोगैमी का मतलब होता है बेटा, अगर कोई फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है एंड्रोशियम और गायनोशियम में, उसको बोलते हैं हर्कोगैमी। इफ एनी फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट between androecium and gynoecium, it is called हर्कोगैमी। और एग्जांपल भी आ गया कैलोट्रोपिस। ठीक है, इसमें बेटा सारे के सारे पोलन ग्रेन्स किसी एक पाउच नुमा आकार में हो जाते हैं, तो ये फ्यूज तो कर ही नहीं सकता अपने आप को, इसे तो लेकर जाएगा इंसेक्ट, और उस पर जाकर किसी और प्लांट पर जाकर ही जब इसका मैकेनिकल बैरियर टूटेगा तब जाकर ये फ्यूज कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? हर्कोगैमी। मैं रिपीट करता हूं, देखो बड़ा आसान है। मान लो ये आपका एंड्रोशियम पार्ट है प्लांट का, ये गायनोशियम पार्ट है। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों पार्ट पास पास प्रेजेंट भी हैं, ठीक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बट इन दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाए, ठीक है,
एक बुक लगा दूं मैं इसके बीच में अगर, ठीक, एक बुक मैंने इन दोनों के बीच में लगा दी है ऐसे, ठीक है, तो एक बैरियर का काम कर रहा है बेटा, उसी चीज को बोलते हैं हाइपोगैमी। वही हो रहा है यहाँ पर कैलोट्रोपिस में, यही होता है बेटा कि फीमेल और मेल प्लांट के बीच में एक फिजिकल बैरियर आता है, दैट इज मैकेनिकल फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक रहा है। अब क्लियर हुआ? चलिए मैं रब करता हूं अब। एक और है बेटा इसमें, प्रीपोटेंसी, ये 6th या 7th है, ठीक है। प्रीपोटेंसी, इसको समझेंगे क्या होता है। ये बेटा इसके एग्जांपल बताता हूं पहले। ये एप्पल, एप्पल में देखने को मिलेगा, और एप्पल के साथ साथ बेटा ग्रेप्स में और देखने को मिलता है। एप्पल और ग्रेप्स में होता क्या है, मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जैसा कि दिख रहा है, इस पर पोलन ग्रेन्स आए। ये जो पोलन ग्रेन है ऑफ सेम प्लांट, ये सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है, ठीक है बच्चे। और एक दूसरा पोलन ग्रेन आया, ये है पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो क्या होता है इन प्लांट्स में, ये बेटा नेचुरल ही ये इस प्लांट को, इस वाले पोलन ग्रेन्स को ज्यादा सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए, मतलब पोलन ट्यूब बनाने के लिए। ये वाला पोलन ग्रेन जो डिफरेंट प्लांट से आया है वो जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। ये वाला जर्मिनेट क्या करेगा, जर्मिनेट रैपिडली, ठीक है, एज कंपैरिजन टू दिस, ठीक है, जर्मिनेट रैपिडली एज कंपैरिजन टू दिस। इस टेंडेंस को बोलते हैं प्रीपोटेंसी, ठीक है। और ये एप्पल में और गुआवा में, उसमें सॉरी ग्रेप्स में देखने को मिला। समझ आया बेटा? मतलब अपने वाले पोलन ग्रेन्स को तो बाद में चांस देगा। ये चांस क्यों दे रहा है, देखो कभी कभी क्या होता है, मान लो बाहर से कोई पोलन ग्रेन्स ना आ पाए, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में क्या है बेटा कि कम से कम फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा अपने वाले से, बट पहली प्रेफरेंस देगा बाहर वाले को, डिफरेंट प्लांट, ठीक है। अगर बाहर से पोलन ग्रेन्स मिल गया तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर वो नहीं मिला तो अपने वाले से एटलीस्ट फर्टिलाइजेशन करके अपना काम चलाएगा, अपने सीड फॉर्मेशन नहीं रोकने वाला। क्लियर हुआ बेटा? कहाँ के सारे बच्चे? नवदीप, महक, मुस्कान, सबको क्लियर है? रिचा, रूपांश, सुहानी, सब लोग हो ना प्रेजेंट? ओके बच्चों, सो देखो अब एक लास्ट बचा इसमें, एक पॉइंट और है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स। इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दो फ्लावर्स हमने पढ़े थे, तो ऑब्वियस ही बात है चेस्मोगैमस उसमें देखने को मिले।
बेटा एक पॉइंट जरा लिखना, जो मैंने अभी फिजियोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बताया था ना, उसमें मैंने वेट स्टिग्मा बताया था बेटा, जिसमें पोलन्स स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी था, उसका एग्जाम्पल लिख लेना एक दो। टोबैको और बाजरा में देखने को मिलता है। और ड्राई स्टिग्मा वाला लिख लेना बेटा रेडिश और कैबेज। बस इतना पॉइंट और ऐड कर। वेट स्टिग्मा वाले में टोबैको और बाजरा, ठीक है, और ड्राई स्टिग्मा वाले में रेडिश और कैबेज। चलो बच्चों, यहां तक हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दैट मींस एडेप्टेशंस खत्म हुई। एडेप्टेशंस पूरी हुई बेटा। अब हम देखेंगे मेन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है। टॉपिक्स हैं, अब जो हेडिंग है बेटा दैट इज एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एजेंट क्या क्या है? पहला है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। ठीक, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज द एग्जाम्पल विंड एंड वाटर। ठीक, विंड एंड वाटर। विंड को जो नाम दिया जाता है बेटा, इसको नाम दिया जाता है एनीमोफिली। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है बेटा? एनीमोफिली, PHILY, फिली, एनीमोफिली। ठीक, और वाटर को जैसा सब जानते हैं हम हाइड्रो नाम ही दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाता है बेटा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, ठीक है। अब ये तो हो गए एजेंट अपने एबायोट। मतलब ये एजेंट क्या है बेटा? जो पॉलिनेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे? लाइक ये स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन्स किसी और प्लांट पे बन रहा है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर है, तो इसे यहां तक, यहां से यहां तक ले जाने का काम, स्टिग्मा तक ले जाने का काम किसी एजेंट के थ्रू होगा, बाया एजेंट। और ये वो एजेंट है, ये नॉन लिविंग एजेंट होंगे तो उनको एबायोटिक बोला जाएगा। ठीक है, विंड और वाटर, विंड और वाटर भी ये मीडियम हो सकता है यहां से यहां तक पहुंचाने वाला। और बेटा बायोटिक भी इनका मीडियम हो सकता है। और बायोटिक में आएगा आपका, इसमें बेटा आपके काउंट होते हैं जूफिली और एंटेमोफिली, इसमें कई सारी चीजें आती है। मेजर होता है इसमें इंसेक्ट। ठीक है, इसमें बेटा एनिमल्स के द्वारा अगर हो रहा है उसको बोला जाएगा जूफिली। ठीक है, जूफिली अगर एनिमल्स के द्वारा हो रहा है। और एनिमल्स में ही एक्चुअली इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको बोला जाएगा एंटीमोफिली। ठीक है, एंटोमो होगा शायद बेटा, एंटोमो होगा, एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके 4 टाइप रहे। आज हमें पढ़ने हैं एबायोटिक, विंड्स और वाटर वाला। देखते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। रब कर दूं यहां तक। बायोटिक
बायोटिक वाले में अभी बहुत सारे टाइप और हैं बेटा, एक एक लाइन में मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक डेफिनेशन, क्योंकि बायोटिक वाले में पॉलिनेशन स्नेल से भी होता है, ठीक है, बर्ड से भी होता है, और भी सर बहुत सारे टाइप हैं, स्नेक से भी होता है। तो उन सबके एक एक नाम लिख लेंगे हम जब बायोटिक पर डिस्कस करेंगे। यार ना फिलहाल भाई, अभी ए बायोटिक में, अर्नव ठीक है, ए बायोटिक में पहला लेते हैं वो, अरे वो उसका लिंक भेजो जिस पे जितेंद्र सर की रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलते हैं ना, वो कौन सी वेबसाइट, उसका लिंक भेज दो, ठीक है। दैट इज एनिमो, ठीक है बेटा। दिस इज द मोस्ट कॉमन अमंगस्ट ऑल द मोस्ट कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स में आपको विंड वाला ही देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। अब देखो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़नी होंगी, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो विंड वाले फ्लावर्स अपनाएगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, उनके फ्लावर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो हमें पढ़नी है। भाई पहले तो आप समझ लो हो क्या रहा है। हो ये रहा है बेटा कि एक कोई प्लांट है, प्लांट ए, जिस पे मेल फ्लावर है, मतलब पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। एक कोई प्लांट है, प्लांट बी, इस पे फीमेल फ्लावर। सो द पोलन्स प्रोड्यूस इन अ मेल फ्लावर, ठीक है, जो पोलन्स है बेटा वो यहां से यहां तक ट्रांसफर हो रहे हैं बाय विंड, इसलिए बोला इसको एनिमोफिली। विंड के थ्रू आपके मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, और इसको बोला जाएगा एनिमोफिली और विंड से होने वाला। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, देखो बेटा, पहली तो कुछ बड़ी सिंपल सी समझ लो आप, कि पोलन ग्रेन को हल्का होना चाहिए तभी तो उड़ पाएगा, अगर पोलन ग्रेन्स बहुत भारी हुआ तो नहीं उड़ पाएगा, पहली चीज, ठीक। और उसको बेटा एक तरह से उसके फेदर्स भी होते हैं, ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स गिनते हुए चलेंगे। तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट, अच्छा मैं बोल दूं आप लिख लोगे, मैं स्पेल करता हूं, लिखना, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, पोलन ग्रेन्स आर, पोलन ग्रेन्स बेटा लाइट हल्के होते हैं एंड नॉन स्टिकी, उससे क्या होगा, easily carried by air currents, एयर करंट से इजिली से आसानी से कैरी करे जा सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा समझने वाला पॉइंट है दूसरा, जो स्टेमिन होगा, देखो मेरी बात समझना, एक फ्लावर है, ये इसका थैलेमस है, ठीक, ये इसकी मैंने पेटल्स बनाई। अब इसका जो स्टेमिन है वो अगर ऐसा हुआ छोटा सा, ठीक है, या आपस में पास पास हुए, तो आप समझ सकते हैं विंड के लिए कितनी मुश्किल होगी इनके पोलन ग्रेन को कैरी करना। बात समझ आ रही है मेरी, तो विंड के लिए कितनी मुश्किल होगी इनके पोलन्स को कैरी करना। सो बेटा स्टैमिन को होना चाहिए, स्टैमिन को, स्टैमिन शुड बी वेल एक्सपोज्ड, बढ़िया से अच्छे से, जो विंड्स के बढ़िया से कांटेक्ट में आए, ठीक, पत्तियों से भी बड़ा सा अच्छा सा होना चाहिए। सो स्टैमिन
स्टेमन शुड बी वेल एक्सपोज्ड। ठीक, लिखना बेटा, स्टेमन, मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं, स्टेमन शुड बी वेल exposed, stamen should be well exposed, so pollens are easily, so pollens are easily dispersed in wind, जिससे पोलन्स इजिली से विंड में डिस्पर्स कर सकते। यस सोम्या बेटा बोलो। चलो अनम्यूट, वो क्वेश्चन पूछो। सर एंडोस्पर्म का प्लॉइडी 3n होगा ना? क्या बेटा? एंडोस्पर्म का प्लॉइडी 3n होगा ना? हाँ, ये अभी हम एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, ये पेपर क्वेश्चन पूछ रहा है सर, एग्जाम का क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन था? एंडोस्पर्म का प्लॉइडी। सर ये क्या था कि एंजियोस्पर्म होते हैं सर, जो उनकी लीफ सेल है वो उसका क्रोमोसोम नंबर 18 है सर, तो सर लीफ सेल डिप्लॉइड होंगी, और सर क्योंकि वो सर उसकी डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है सर, तो उसके बाद एंडोस्पर्म का पूछा होता है स्प्लॉइडी लेवल और मेगास्पोर मदर सेल का, तो सर उस मेगास्पोर का क्वेश्चन आसान तो था सर, बिल्कुल आसान था। क्या होना चाहिए? अच्छा बता नवदीप। 3n सर। मेगास्पोर का तो 2n होगा सर, और एंडोस्पर्म का 3n होगा सर, और क्रोमोसोम नंबर एंडोस्पर्म में 27 होंगे और उसमें 18 होंगे। बिल्कुल आराम से, इसमें 3n होगा ना? 3n होगा, ट्रिप्लॉइड ही होगा वो। यस सर, यस सर, वही लिखे है सर। ये डिप्लॉइड होता है। कंफर्म करना था सर। चलो सर कोई आप नहीं, आगे पढ़ा दो। इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो अच्छा, शोर मत मचाना, ठीक है? यस सर, म्यूट कर दो सर। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। ये लिख लो बेटा पॉइंट, स्टेमिन शुड बी वेल एक्सपोज, ठीक है? स्टेमिन को वेल एक्सपोर्ट होना चाहिए, सो पोलन्स आर इजिली डिस्पर्स्ड इन द विंड्स। ठीक, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, रब कर दे रहा हूं इसको बेटा, मैं ऊपर लिखता हूं। चलो यहाँ पर तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा पॉइंट है बेटा, जो फ्लावर के स्टिग्मा होंगे ना, ठीक है, जो भी विंड पॉलिनेशन को अपना रहे हैं, उनके पास फेदर्स होने चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जिससे कि वो पोलन ग्रेन्स को स्टिक आराम से कैच कर सके। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझेंगे। ये बेटा स्टिग्मा है, ठीक? इस स्टिग्मा के पास ऐसे 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 फेदर्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होगा कि पोलन ग्रेन्स अगर इनके पास आए तो इनके फेदर्स से अटैच हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सो फ्लावर्स हैव feathery stigma to catch, किसे कैच करेंगे? टू कैच दी और ट्रैप दी एयर पोलन ग्रेन्स। एयर पोलन ग्रेन्स, ठीक है? तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चौथा पॉइंट होता है बेटा, नेक्टर्स आर एब्सेंट। इनके फ्लावर में किसी भी तरह का कोई भी मीठापन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। जबरदस्ती ही जब हमें विंड से पॉलिनेशन करना है, किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं, तो नेक्टर रखने की जरूरत क्या है? वो प्लांट पे एक्स्ट्रा बर्डन ही पड़ेगा।
ठीक है, तो फ्लावर्स के पास कोई नेक्टर नहीं होता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और इसमें देखी गई है बेटा, 5th पॉइंट है, जनरली जितने भी बेटा फ्लावर्स होते हैं जो विंड से पॉलिनेशन करेंगे, जनरली फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी। एक ओवरी में बेटा सिंगल ओव्यूल ही होता है जनरली, ठीक है, हर केस में हो ऐसा नहीं कह रहा मैं, बट जनरली। तो ये इसका 5वां करेक्टर है जो इनके प्लांट्स में देखने को मिलता है। एक लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट आ गया बेटा, फ्लावर्स आर पैक्ड इन इनफ्लोरोसेंस। किसमें होते हैं बेटा? इनफ्लोरोसेंस में। इनफ्लोरोसेंस तो आप बच्चे जानते होंगे, ठीक है, समझाना तो नहीं होगा। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस मुझे मैसेज करके बताओ बेटा। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स सर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स सर, रेसमोस और साइमोस कहाँ गए होता सारे है। बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, इनफ्लोरेसेंस का मतलब बिल्कुल ठीक बोला तुमने, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर ना एक हार, रेसिमोस साइमोस ये टाइप थे उसके, बहुत सारे फ्लावर एक पैटर्न में रह रहे हो, ठीक है। जैसे सनफ्लावर इज अ वेरी गुड एग्जांपल, उसमें कई सारे फ्लावर मिलकर एक फ्लावर बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं ना बेटा, वो फ्लावर्स भी एक पर्टिकुलर इनफ्लोरेसेंस में मिलते हैं, जिससे विंड अच्छे से उनके, हाँ रे फ्लोरेस होते हैं उसमें सनफ्लावर में, तो जिससे विंड बेटा अच्छे से उनको कैरिड आउट कर सके, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? सो फ्लावर्स पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, these all are the characteristics। देखो जैसे एग्जाम्पल भी चाहे एक डायग्राम में बना के दिखा सकता हूं आपको, थोड़ा आइडिया होगा। जैसे बेटा मान लो ये कोई फ्लावर है, ये इसकी लीव्स आ रही हैं, फ्लावर की पेटल्स है बेटा, और ये देखो बड़ा सा जा रहा है इसका स्टेम, और इसमें यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर, छोटे 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 बहुत सारे फ्लावर एक साथ अरेंज है। एक तो ये एंथर आप देख रहे हैं, ये स्टेमिन वेल एक्सपोज्ड है, ऊपर को आकर है वेल एक्सपोज्ड, स्टेमिन। और बेटा ये भी फ्लावर्स आर इन इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में, ठीक है, कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मिलकर एक कॉम्पैक्ट फ्लावर बना रहे हैं, और वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन है, ठीक है। ये एक डायग्राम से आपको काफी आइडिया हो जाएगा विंड पॉलिनेशन के लिए। इस तरह की स्ट्रक्चर ज्यादातर केसेस में देखने को मिलती है। हो गया बच्चों, रफ कर दूं ना? अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल है बेटा मेज, वीट, एग्जाम्पल है मेज, वीट, शुगर केन, बैम्बूज, और भी कई सारे हैं, कुछ मैंने मेन लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। These are the examples of anemophily।
अभी तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। चलो बेटा, टाइम तो हो गया। टाइम बड़ी जल्दी बीत जाता है यार तुम लोगों को पढ़ाने में ना। मुझे इंटरेस्ट आता है और मैं कंटिन्यू करता चला जाता हूँ, बट अगली क्लास है। चलो, कल क्लास होगी पक्का, सैटरडे को भी क्लास होनी है हमारी, ठीक है?